हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। इस वीडियो में गाइस हम बीपीएससी 134 बुक पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। गाइस यहाँ से हम इस बुक की शुरुआत कर रहे हैं। ये इस बुक का पहला खंड यानी कि ब्लॉक फर्स्ट है, परिचय, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। तो हमारी पहली इकाई इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ के ऊपर रहेगी, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझेंगे जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस बुक को इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम इस बुक की पहली इकाई 1 पढ़ने वाले हैं। गाइस हम इस वीडियो में यूनिट 1 की सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हम यथार्थवाद और उदारवाद के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, इसीलिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आइए गाइस हम शुरू करते हैं, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य 1980 के दशक में आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता मिली थी, यानी कि 1980 के दशक में सामने आया था आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें एक उत्तर वस्तुनिष्ठवादी दृष्टिकोण अपनाया गया था, जो सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ता था। यानी कि व्यवहार के बेस के ऊपर एक सिद्धांत तैयार किया गया था, एक दृष्टिकोण था जिसे हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। वे वैश्विक स्तर के मानदंडों और मूल्यों को चुनौती देते हैं और असमानताओं, अन्याय और असंतुलन को उजागर करते हैं। यानी कि समाज में हो रही असमानता की प्रक्रियाएं, अन्याय हो रहा है, जो असंतुलन बना हुआ है, उनको उजागर करते हैं, उनको दिखाते हैं, जो मुख्य धाराओं के सिद्धांत की अनदेखी करते हैं। कार्य न केवल पर्याप्त को समझना है, बल्कि इसे बदलना भी है। यानी कि ना केवल इन स्थितियों को देखना, बल्कि इन स्थितियों को बदलने पर जोर देना, ऐसा दृष्टिकोण कहलाता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, या फिर आलोचनात्मक सिद्धांत अनुकरणीय सिद्धांत भी है। वे वंचित वर्गों के उत्पीड़न और स्वतंत्रता की दिशा में काम करते हैं, यानी कि लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए उसके ऊपर काम करते हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनको उत्पीड़न से बाहर निकालने के लिए। ऐसे वर्गों के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण काम करता है, आलोचनात्मक सिद्धांत काम करता है। तो आइए गाइस जानते हैं कौन कौन से आलोचनात्मक दृष्टिकोण थे। सबसे पहला दृष्टिकोण था मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत। तो आइए गाइस जानते हैं मार्क्सवाद होता क्या है। मार्क्सवाद को यथार्थवाद और उदारवाद की प्रमुख धाराओं के सिद्धांत के मूलभूत विकल्प के रूप में चुना गया था। यानी कि यथार्थवाद जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसी इकाई में उदारवाद भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसी इकाई की पिछली वीडियो थी, उसी में हमने ये दोनों टॉपिक जाने थे। तो उन्हीं का एक वैकल्पिक यानी कि एक ऑप्शनल है, एक ऑप्शन है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या करता है ये हम जानेंगे। यथार्थवाद और उदारवाद को यूरोप के साम्राज्यवादी राज्यों में समृद्ध और शक्तिशाली शासक वर्ग के हितों को पूरा करने वाला माना गया था। यानी कि ये यूरोपीय संस्कृति का पार्ट माना गया था, जबकि मार्क्सवाद को समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ माना गया था। यानी कि यथार्थवाद, उदारवाद राज्यों को समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग होते हैं जो उनके हितों के लिए था, और जो मार्क्सवाद है वो कमज़ोर वर्ग के लिए था। यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हम कह सकते हैं। वो अमीरों के लिए होते थे और ये गरीबों के लिए हैं, हम ये कह सकते हैं। मार्क्सवाद का मानना है कि वर्ग संघर्ष समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। यानी कि किसी वर्ग का संघर्ष करना, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, वो भी समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अर्थव्यवस्था प्राथमिक महत्व की है, और मार्क्सवाद बताता है कि समाज अर्थशास्त्र के आधार पर विभाजित है। यानी कि इनकम बेस, अमीर और गरीब, दो वर्गों में समाज डिवाइड है, ऐसा मार्क्सवाद का मानना था,
जो कि अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देता है, यानी कि जो पैसा है उसके बेस पे बनाया गया है। अमीर गरीब दो तरीके के होते हैं, इस तरीके से डिवाइड किया गया है मार्क्सवाद के अंदर समाज को। तो इन्हीं समाज की स्थितियों को हम मार्क्सवाद के अंदर अध्ययन कर सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण देख सकते हैं। तो आइए गाइस इसको डिटेल में जान लेते हैं। मार्क्सवाद जो है वो दो वर्गों में डिवाइड है, अमीर और गरीब। इतिहास में भौतिकवाद संकल्पना के आधार पर इसको बनाया गया था। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के 5 चरणों में रखा था इसको, इसीलिए इसको मार्क्सवाद कहते हैं हम। जैसे कि आदमी साम्यवाद, जहाँ हर कोई समान है, एक जैसा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। ऐसी समाज को हम आदिम साम्यवाद कह सकते हैं, साम्यवाद कह सकते हैं। दूसरा होता है सामंतवाद, जिसके अंदर समाज 2 वर्गों में डिवाइड किया गया था, जमींदारों और दासों। इसके अलावा वर्ग संघर्ष सामंतवाद को पूंजीवाद में बदल देता है। लेकिन उत्पादन के पूंजीवादी तरीकों में विभाजन अभी भी सर्वहारा वर्ग है, यानी कि मजदूर वर्ग और पूंजीगत वर्ग के बीच में कायम है। जो 5 चरण थे जो मार्क्स ने बताए थे इतिहास में, उनमें पहला है साम्यवाद, जहाँ पे किसी तरह का कोई विभाजन नहीं है, सभी एक समान हैं, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। दूसरा है सामंतवाद, जहाँ पे जमींदार और दास में डिवाइड किए गए थे, जिसको बदल के पूंजीवाद बना दिया गया, जिसके अंदर आज भी मजदूर वर्ग और पूंजीगत वर्ग के बीच में कायम है, जिसमें मजदूर वर्ग काम करता है और जो बुर्जुआ वर्ग होता है, जो पूंजीवाद वर्ग होता है, वो उनसे काम लेता है और उससे पैसा कमाता है। पूंजीवाद को उखाड़ना और बुर्जुआ वर्ग को हटाना, समाजवादी समाज बनाने का आह्वान करते हैं मजदूर वर्ग क्रांति के ज़रिए। समाजवादी समाज में संसाधनों को उनके काम के अनुसार वितरित किया जाएगा, सामाजिक न्याय स्थापित किया जाएगा। समाजवाद एक अस्थायी व्यवस्था है, यानी कि समाजवाद ज़रूरी नहीं है परमानेंटली रहे, ये एक अस्थायी टेम्परेरी व्यवस्था है, सिचुएशन है, एक टेम्परेरी समाजवाद, जिसमें समय के अनुसार, समय को देखते हुए किसको कितने संसाधन मिलेंगे, कौन कितना यूज़ कर सकता है संसाधनों का, किसको कितना सामाजिक न्याय मिलेगा, वो डिपेंड करता है सामाजिक सिचुएशन पे। समाजवाद जल्द ही वर्गहीन साम्यवाद का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी कि साम्यवाद आ सकता है, वर्गहीन हो सकता है समाजवाद के थ्रू। जहाँ संसाधनों का वितरण सभी की ज़रूरतों के अनुसार होगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है इसको, जिसमें उत्पादनों के प्रति तरीके में आंतरिक विरोधाभास होता है। आलोचनात्मक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो समाज के उत्पीड़न और अन्यायपूर्ण व्यवस्था में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ये पूंजीवादी वर्ग असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों पर काम ही नहीं करता, बल्कि इसके अलावा बुर्जुआ विचार यानी कि पूंजीवादी विचारों के आधिपत्य के माध्यम से भी काम करता है। आधिपत्य का अर्थ है यहाँ पे कुछ विचार और सिद्धांतों का वारसा, यानी कि जो अमीर लोगों के विचार होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको हमेशा ऊंचा रखना, जिसके अकॉर्डिंग ज़बरदस्ती या सहमति से काम कराना। इसका मतलब है आधिपत्य का यहाँ पे कि या तो काम ज़बरदस्ती करवा लिया जाए या फिर मज़दूरों को सहमत करके काम निकलवा लिया जाए। जिसका एक एग्जाम्पल हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखता है, जहाँ पे आधिपत्य शक्ति न केवल सेना के संदर्भ में बल्कि विश्व व्यवस्था के एक व्यापक सहमति बनाने में भी की क्षमता भी होती है। इसके अलावा सिद्धांतवाद, क्रिटिकल सिद्धांतवादी मुक्तिवादी राजनीति के लिए भी प्रतिबंध है और एक समावेश और महानगरीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास भी रखते हैं। अगर हम बात करें समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्पीड़न की, तो उसे भी ये रेखांकित करते हैं। उन्हें कुछ प्रमुख सिद्धांतकारों ने
जैसे कि थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर और हेर्बर्ट मार्क्यूस जैसे सिद्धांतकार शामिल हैं इसमें, जो कि स्कूल की दूसरी पीढ़ी में जुर्गन हैबरमास जैसे शामिल हुए थे। इसके अलावा रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए आलोचनात्मक सिद्धांत का उपयोग किया था। यानी ये कुछ लोग थे, कुछ सिद्धांतकार थे, जिन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत का यूज़ किया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। तो आइए गाइस जान लेते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे जिनके ऊपर राजनीति का अध्ययन किया गया। नारीवाद 1960 के दशक में उभर कर आया था यूरोप में, जहाँ पे महिलाओं का कहना था कि वे जीव विज्ञान के आधार पर, जीव विज्ञान के कारण अंतर किया जाता है, वे अधीनस्थ हैं जीव विज्ञान के कारण। इसका मतलब है कि वो पुरुष और महिलाओं, यहाँ पे लैंगिक डिवीज़न के कारण वो पुरुषों के अधीन हैं। उन महिलाओं को दी जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिकाओं को चुनौती दी। इस बात पर जोर दिया कि ये भूमिकाएं स्वाभाविक नहीं हैं। ये वह समाज है जिसने महिलाओं को घरेलू काम और पुरुषों को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। नारीवाद में केंद्रीय विषय सार्वजनिक और निजी विभाजन है, जहाँ पे पितृसत्ता, लिंग और जेंडर और समानता और विभेद, इन मुद्दों पर काम किया। नारीवादियों ने समझाया कि एक कृत्रिम, अप्राकृतिक लोक और निजी विभाजन है, जहाँ पर लोग केवल पुरुषों तक सीमित हैं और महिलाएं निजी क्षेत्र का ध्यान रखती हैं। यानी कि जो बाहर के काम हैं वो पुरुष करेंगे, जो सिर्फ घर के काम हैं, घर के कामकाजों के लिए महिलाएं हैं, घर के कामकाजों तक सीमित हैं। राजनीतिक दलों और सरकारों जैसे राजनीति लोक जीवन के दायरे में आती हैं, जहां पर पुरुषों का वर्चस्व है, यानी कि सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार है राजनीतिक और सरकारों पर। तो ये सब कुछ नारीवाद के अंदर मुद्दे दर्शाए गए। इन मुद्दों पर नारीवादी जोर देते रहे, जहाँ पे नारियों के अधिकारों को बढ़ाने की लगातार मांग होती रही। नारीवादी कहते हैं कि जो निजी जीवन का हिस्सा है, जैसे कि परिवार, रिश्ते, ये भी राजनीतिक क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पे बेटी फ्रीडन कहती हैं कि सभी व्यक्तिगत राजनीतिक है, यानी कि ये एक तरीके से व्यक्तिगत राजनीति है। नारीवादियों ने लोक और निजी क्षेत्रों को तोड़ने के लिए कहा, ताकि राज्यों को जिम्मेदारियां हस्ताक्षरित हो और महिलाओं और सहायता कार्यक्रमों को उदार कल्याण का प्रावधान हो। यानी कि महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं, महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएं। नारीवादियों ने समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप पर हमला किया, यानी कि सिर्फ समाज में पुरुषों का वर्चस्व होगा, इसके ऊपर हमला किया कि समाज में पुरुषों का ही वर्चस्व नहीं है, महिलाओं का भी है। जो परिवार के पुरुष मुख्य प्रमुख को महिलाओं के लिए निर्णय लेने की अनुमति देता है, यानी कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वो सिर्फ पुरुषों के डिसीज़न पे चलता है, जो कि हर एक डिसीज़न पुरुष पे डिपेंड करता है। स्त्री की पसंद नहीं हो सकती, यानी कि स्त्री की पसंद नापसंद इसमें मैटर नहीं करती। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की नारीवादियों ने लिंग और जेंडर वर्गीकरण के बारे में भी विस्तार से बताया। लिंग एक पुरुष और महिला के बीच में जैविक अंतर है, जबकि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है। यानी कि लिंग और जेंडर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिसमें लिंग होता है वो जैविक अंतर होता है, जेंडर एक सामाजिक निर्माण करता है, यानी कि समाज का निर्माण करता है, जिसमें पुरुष और महिला के रूप में समाज को परिभाषित कर रखा है, यानी कि समाज को दो भागों में बांट रखा है। और अंत में ऐसे नारीवादी हैं जो
कहते हैं कि महिलाओं को अपना भेद मानने की आवश्यकता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं को पुरुष पहचान की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नारीवादी कहते हैं कि महिलाओं को खुद को पहचानने की आवश्यकता है। वो पुरुषों के ही अधीन नहीं हैं, वो पुरुषों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती अपनी ज़रूरतों के लिए, बल्कि वे स्त्रीत्व का आनंद लें, यानी कि वो स्त्री होने का गर्व से महसूस करें, गर्व रखें अपने स्त्री होने पर, और देखभाल, सुरक्षात्मक और बच्चे पैदा करने के अपने विभिन्न लक्षणों का जश्न मना सकती हैं, यानी कि खुलकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का अनुमान कैसे लगाया जाता है? बड़े पैमाने पर युद्ध और संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति के विकास और व्यापार और वाणिज्य के वैश्विक विस्तार के बारे में भी बताते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अनुपस्थिति कारक यह है कि उन्होंने लोगों की बात नहीं की। कुछ प्रमुख सिद्धांत वे यथार्थवाद या फिर उदारवाद के थे, जिसमें यथार्थवाद और उदारवाद वालों ने महिलाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखा। यथार्थवाद सिद्धांत शक्ति और संघर्ष पर जोर देता है। उन्होंने पुरुष को विदेश नीति पर निर्णय लेने में भागीदार माना है। नारीवादियों ने इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जेंडर विवेक शून्य होने का आरोप लगाया है। यह महिलाओं की आवाज़ और विचार को शामिल नहीं करता। राज्य की नीति निर्यात, आय, वित्तीय मामलों में और तुलनात्मक श्रम लागत के कारकों पर संचालित होती है, लेकिन राज्य ने सामाजिक सेवाओं के वितरण, पूर्ण रोजगार का प्रावधान, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया, यानी कि इन मुद्दों के ऊपर कोई भी ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं यथार्थवाद पे, यानी कि यथार्थवाद में ये कुछ भी नहीं था, यथार्थवाद में ऐसे मुद्दों का अध्ययन नहीं होता। इसके अलावा लेकिन महिलाओं ने इन चुनौतियों का सामना किया, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए कड़ी मेहनत की। और IR में महिलाएं कहाँ हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाएं कहाँ हैं? महिलाओं का ये क्वेश्चन रहा, एक सामान्य प्रश्न था जो नारीवादी पूछते थे। यानी कि यथार्थवाद जो इंटरनेशनल रिलेशन का अध्ययन करते हैं, यथार्थवाद में जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं, उनके अंदर नारी से रिलेटेड हर एक मुद्दे जो हमने अभी जाने, इन मुद्दों पर कोई भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, यथार्थवादियों ने कोई भी इनके ऊपर अध्ययन नहीं हुआ। तो इसीलिए नारीवादियों का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है, जो नॉर्मल है, कॉमन क्वेश्चन है कि नारी इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाएं कहाँ हैं। नारीवाद के अंदर कई तत्व हैं, जैसे कि नारीवाद में विभिन्न परंपराएं महिलाओं को अपने अंतर को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो इन तत्वों के बारे में जानेंगे हम। उदार नारीवादी समान राजनीतिक अधिकारों और सार्वजनिक क्षेत्रों में समानता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि नारीवादियों का मानना है कि राजनीतिक तौर पर राजनीतिक अधिकार और सार्वजनिक क्षेत्र में समानता होनी चाहिए नारियों की, महिलाओं की, जबकि नारीवादी सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने और महिलाओं की मुक्ति के बारे में बात करते हैं। फिर नए नारीवाद हैं, जिनमें अश्वेत नारीवाद और सामवेशिता की वकालत भी, जो अश्वेत महिलाओं को समलैंगिक नारीवाद के आधार पर जोर देती है, जो यौन अधिकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। यानी कि नारीवादियों ने महिलाओं को समानता दिलाने के लिए, महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया, उनकी आवाज़ को, उनके
उनके इन मुद्दों को ऊपर उठाया और उनको समानता दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। इन शब्दों का उपयोग पारस्परिक रूप से किया जाता है। तर्क दिया जाता है कि सभी ज्ञान आंशिक और स्थानीय हैं। हर समाज का अपना सत्य है, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। यानी कि हर समाज अपने आप में कुछ ना कुछ सच्चाई लेके रखता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते हम इसको। उत्तर आधुनिकतावादी जटिल शक्ति ज्ञान प्रणाली को उजागर करते हैं। यह समाज एक वर्ग के पक्ष में सच्चाई पैदा की जाती है, जहाँ पे समाज में प्रमुख समूह किसी भी विरोधी विचार को अनुमति नहीं देते। इसीलिए उत्तर आधुनिकतावाद पदाक्रमणित विचारों की अस्वीकृति के लिए पूछते हैं। आगे सभी इतिहास विजेता के दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। वंचितों के विचारों का इतिहास भी किताबों में उल्लेख नहीं मिलता है। वे बुनियाद विरोधी हैं, जिसका अर्थ है कोई सार्वभौमिक नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। यानी कि कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो यूनिवर्सली प्रूफ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे वो नैतिक हो या फिर राजनीतिक हो। प्रत्येक समाज को अपने स्वयं के सत्य और मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने शून्यवाद के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था सत्य एक कल्पना है। जीन फ्रांसिस लियो टार्ड ने उत्तर आधुनिकता को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया था, अधिक कथाओं के प्रति एक अविश्वसनीयता है। यानी कि हम इसके बारे में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इस पे विश्वास नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच नहीं कह सकते हम इसको। ये कोई भी मतलब एक तरीके से सच नहीं है, जस्ट कल्पना है। उन्होंने कहा कि सभी पंथों और विचारधाराओं को संदेहपूर्वक देखा जाना चाहिए। यानी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कोई भी पंथ हो, कोई भी विचारधारा हो, उनको हम इसी संदेह में रहते हैं, इसी दुविधा में रहते हैं कि ये सच है या नहीं है, ये कल्पना है, ये क्या है। यानी कि कोई भी उनका यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ऐसी सिचुएशन होती है। एक फ्रांसीसी दार्शनिक माइकल फोकोलेट ने कहा कि ज्ञान शक्ति है। उनका मानना था कि सत्य एक सामाजिक निर्माण है और किसी समाज का शक्तिशाली वर्ग अपने निहित स्वार्थ को बनाए रखने के लिए अपनी सच्चाई बनाता है। यानी कि सत्य वो चीज़ है कि अपने स्वार्थ को निकलवाने के लिए एक सच्चाई बनाना, यानी कि एक फेक चेहरा बनाना, फेक मार्क्स की तरह अपना, मतलब दो चेहरे होते हैं इंसान के, एक झूठा एक सच्चा। जो भी होता है, जो सामने होता है वही सच्चाई है, जो भी लोगों को पता है वही सच्चाई है, उनका मानना ये था। इसके अलावा जैक डेरिडा ने भी इसके बारे में बात की। उन्होंने हर समय की सच्चाई को रेखांकित किया, जैसे कि अवधारणाओं, भाषाओं और बयानों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। यानी कि इनमें अंतर भी है इन सभी चीज़ों में। उन्होंने कहा कि हर समाज का अलग अलग सच होता है। हर समाज की सच्चाई को उजागर करने के लिए पाठ को फिर से संगठित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि बिल्कुल शुरू से समझना पड़ता है हमको किसी भी संगठन या समाज की सच्चाई को देखने के लिए। किसी भी उद्देश्य पारलौकिक दृष्टिकोण मौजूद है जो कि जिसमें विश्वास का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वह कहता है कि ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है जो उत्तर आधुनिकतावाद ने डेरियानेडे सापिनोरो के इंटरनेशनल के प्रकाशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। यानी कि जो उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है
वो किसी भी राजनीतिक घटना की हमेशा अलग अलग व्याख्या करता है, यानी कि सभी अलग अलग हैं और सभी अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। तो हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं 9/11 की घटना को। इसमें आतंकवाद, आपराधिक कृत्य या बदले की कार्रवाई के रूप में किया जाता है इनका वर्णन। तो यानी कि जो उत्तर आधुनिकवादी हैं वो अलग अलग तर्क देते हैं हर किसी राजनीतिक घटना के बारे में। आलोचक बताते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी अलग अलग विचारों को समान रूप से मान्य करते हैं। उनका मानना है कि विज्ञान भी सत्य है और असत्य के बीच में अंतर नहीं कर सकता, यानी कि जो साइंस है वो भी नहीं बता सकती कि ये सच है या झूठ है, ऐसा उत्तर आधुनिकवादियों का मानना है। तो ये ऐसे दृष्टिकोण को हम बोलेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में भी जान ही लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है हरित राजनीतिक, यानी कि 1970 के दशक के बाद पर्यावरण नीतिगत बहस में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण कारक बन गया था, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। नारीवाद के बाद एक यही मुद्दा था जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब बेकाबू आबादी और निरंतर विकास के खतरे और पर्यावरण पर उनका प्रभाव सामने आने लगा, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उनका विकास यानी कि डेवलपमेंट के थ्रू जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो ये खतरे की तरह महसूस होने लगा। इसी वजह से जलवायु परिवर्तन 1990 तक एक चिंता का विषय बन गई, एक मुद्दा बन गई, बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्तर पर। इसलिए ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समझने के लिए। अधिक संकरण प्राप्त किया। हरित राजनीति मानव जाति और प्रकृति के बीच एक कड़ी की व्याख्या करता है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलन करने की आवश्यकता के बारे में बताता है। यह सतत विकास पर जोर देता है। यह कहता है कि प्रगति और विकास केवल तभी टिक सकता है जब यह पर्यावरण के साथ मेल खाता हो, यानी कि अगर पर्यावरण का संतुलन बना नहीं रहेगा तो विकास और प्रगति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सभी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, सभी कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर पर्यावरण संतुलित नहीं है। फिर भी ऐसे पर्यावरण समाजवादी लोग, इको सोशलिस्ट, ये कहते हैं जो पर्यावरण के लिए पूंजीवादी विकास को दोषी मानते हैं। उनका तर्क है कि पूंजीवाद के मौजूदा बाजार उन्मुखीकरण या फिर नव उदारवाद, जो इसे अक्सर कहा जाता है, प्रकृति की लागत पर लाभ की तलाश करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो नव उदारवादी या फिर उन्मुखीकरण या फिर पूंजीवादी लोग होते हैं, तो इनके थ्रू जो बाज़ार लगाए गए हैं तो वो लोग प्रकृति के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। प्रकृति को नुकसान होता है, इससे लाभ कमाने के मौके तलाशते रहते हैं। एक और आंदोलन पर्यावरण अराजकतावादियों का जो तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि अन्य लोगों का वास्तव प्रकृति पर वास्तव के समान है। स्थानीय स्तर पर लोगों और समुदायों का शोषण आवश्यक रूप से शोषण और प्रकृति के विनाश के लिए मजबूर करता है। इसका कोई सहारा और कभी कोई उपाय नहीं है। इसलिए पदानुक्रम और अधिकार की संरचनाओं को तोड़ दिया जाना चाहिए। फिर पर्यावरण नारीवादी है जो तर्क देते हैं कि महिलाओं पर हावी होने से प्रकृति पर वास्तव होता है। पुरुष वास्तव हमेशा प्रकृति का उल्लंघन करता है। कोमलता, गर्माहट, देखभाल, सभ्यता के नारीवादी मूल्यों से पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। समाजवादी रचनावाद, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, तो आइए गाइस इसको भी जान लेते हैं। ये बताता है कि अराजकता एक वस्तुगत वास्तविकता नहीं है, यानी कि
किसी राज्य पे राज नहीं किया जा सकता। ये कोई वस्तुगत वास्तविकता नहीं है। ये यथार्थवाद की डेफिनेशन को अलग काटता है। ये हम कह सकते हैं यथार्थवादियों का मानना है कि दुनिया अराजक है, लेकिन समाजवादी रचनावाद का कहना है कि अराजकता एक वस्तुगत वास्तविकता नहीं है, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर राज हो सकता है, किसी राज्य के ऊपर अगर नहीं हो सकता तो किसी वस्तु के ऊपर हो सकता है। वस्तुगत वास्तविकता अराजकता पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि यह व्यक्तिपरक है, किसी व्यक्ति पर डिपेंड करती है। यह समाज द्वारा निर्मित की जाती है, जहां लोगों ने विचारों और विश्वासों और परंपराओं को आकार दिया हो, वे इसे साझा करते हैं और अराजकता तभी मुख्य धारा की सोच में अपना आकार लेती है। अराजकता तब मुख्यधारा की सोच में अपना एक स्थान ग्रहण करने के लिए आती है। और हम आगे वेंडेट आगे बताते हैं कि अराजकता कुछ राज्यों द्वारा एक खतरनाक विकार के रूप में देखी जाती है, जिसे एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य राज्य इसे स्वतंत्र और अवसर के रूप में देखते हैं। इसलिए सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कोई भी सामाजिक या फिर राजनीतिक वास्तविकता नहीं है, यानी कि हम क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को रियलिटी नहीं मान सकते। वास्तविकता एक ऐसी चीज़ है नहीं है जो बाहरी वस्तुओं के संदर्भ में बाहर हो, बल्कि वास्तविकता अंदर मौजूद होती है। वे बाहर अंदर दृष्टिकोण के साथ अंदर बाहर दृष्टिकोण के विपरीत है। दो दृष्टिकोण दिए, बाहर अंदर और इसका उल्टा अंदर बाहर। व्यक्ति या समूह के रूप में लोग दुनिया का निर्माण करते हैं, फिर उन निर्माणों के अनुसार कार्य करते हैं। लोगों के विचार और विश्वास तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उन्हें उनकी पहचान को आकार देने या उनके हितों की सेवा करने के लिए साझा किया जाता है। सिद्धांतकार बताते हैं कि राष्ट्रीय वस्तुनिष्ठ इकाई नहीं है, बल्कि राष्ट्र एक कल्पना समुदाय है राष्ट्र, जहां लोगों का मानना है कि वे सामान्य विश्वासों, विचारों, इतिहास, रक्त और वंश को साझा करते हैं। सामाजिक रचनावादी एक बात पर प्रकाश डालते हैं जो कि अभिकर्ताओं यानी कि व्यक्ति या फिर समूहों के रूप में है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के बीच पारस्परिक क्रियाओं की हमेशा विचारशीलता कारकों को विश्वास, मूल्यों, सिद्धांतों और मान्यताओं के आधार होते हैं। इनके बीच मध्यस्थता होती है, यानी कि सब चीज़ें इनके बीच में शेयर होती हैं। रचनावाद के आलोचकों का कहना है कि जो विचार हैं वो आकाश से नहीं गिरते, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वास्तविकता को देखने के बाद विचार बनते हैं, यानी कि अपने आसपास की सिचुएशन को देख के ही विचार बनते हैं, ऐसा रचनावादियों का मानना है। रचनावाद एक प्रभावशाली उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है जिसने शीत युद्ध के बाद प्रमुखता प्राप्त की। शीत युद्ध के बाद हम जिसकी वैल्यू देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि भारत एक सपेरे, जादूगरों, साधुओं का देश है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यहाँ सार्थक कुछ भी हासिल नहीं हुआ अभी तक। इस कथन पर प्रकाश डाला गया है कि भारत एक प्रगतिशील, आधुनिक और विकसित देश नहीं है। यहाँ अंधविश्वास ज़्यादा है। बेशक इस तरह का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है, किंतु पूर्वाग्रह पश्चिम वास्तव का एक अंग है जो ओरिएंट पर आधिपत्य है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। रहस्यपूर्वी भी शामिल हैं इसके अंदर। रहस्यवादी जो
विचारधारा है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। उत्तर उपनिवेशवाद खुलासा करता है कि पश्चिम दुनिया किसी तरह का वास्तव स्थापित करती है। वे बताते हैं कि श्वेत व्यक्तियों का बोझ सिद्धांत ढोंग है और यह कम विकसित और विकासशील देशों को पश्चिम वास्तव के अधीन बनाए रखने में एक तरीका है, संस्कृति और बौद्धिक रूप से, और उन्हें उनके आत्मविश्वास से वंचित करना है। विकासात्मक साहित्य और मानवीय हस्तक्षेप दो बेहद पश्चात अवधारणाएं उपनिवेशवाद के बाद उदाहरण है इस चीज़ का, जहां अमीर और शक्तिशाली देश राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और अपनी शर्तों को निर्धारित करते हैं। उपनिवेशवाद के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में विचारों का पदानुक्रम उजागर होता है, जहां पर पश्चिम विचार स्वदेशी विचारों और संस्कृति पर शासन करते हैं। उपनिवेशवाद गैर पश्चिम और कभी कभी पश्चिम विरोधी विचारों, संस्कृति और परंपराओं को वैध बनाने का भी प्रयास करते हैं, यानी कि दूसरी कंट्रियों के ऊपर अपना उपनिवेश बनाना, दूसरी कंट्रियों को गुलाम बनाना उत्तर उपनिवेशवाद के अंदर आ जाता है। उत्तर उपनिवेशवाद हालांकि औपनिवेशिक शक्तियां लंबे समय से पराजित हुई हैं और नव स्वतंत्र देशों के साथ उनकी संप्रभुता बरकरार है, लेकिन कम विकसित और विकासशील देशों में लोग अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से विषीभूत हैं। पश्चिम संस्कृति और राजनीतिक आधिपत्य को एक साहित्य के निर्माण या एक सोच को बनाए रखने के माध्यम से बनाया जा सकता है, जो कि एक गैर पश्चिम लोगों और उनकी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हम ओरिएंटलिस्ट दृष्टिकोण को देख सकते हैं। उत्तर उपनिवेशवाद के आलोचकों का मानना है, उन्होंने तर्क दिया, यानी कि जो उनको काट करने वाले लोग हैं, जो उत्तर उपनिवेशवाद की काट करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम विचारों को छोड़कर उत्तर उपनिवेशवादियों ने पारंपरिक मूल्यों और आधारों की संरचना के स्थान पर प्रगति राजनीति को नकार दिया है, जिसकी वजह से नारीवादियों का तर्क ये है इसमें कि पश्चिम विचारों को छोड़ना उनके आंदोलन की प्रगति में बाधा है, क्योंकि अधिकांश स्वदेशी संस्कृति महिलाओं के अधिकारों को दबाती है। तो यहाँ पे ही हमारा ये इकाई समाप्त हो जाती है। हम सारांश पढ़ेंगे, सारांश के साथ हमारी पूरी इकाई समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इकाई 2 पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आइए गाइस, सारांश पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत भ्रमित और आकारहीन वास्तविकता को आकार और संरचना देते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत आक्रामक मानव प्रकृति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की व्याख्या करते हैं, यानी कि जो यथार्थवादी हैं वो मानव के नेगेटिव निराशावादी आक्रामक व्यवहार के अकॉर्डिंग, स्वभाव के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करते हैं। क्योंकि मानव स्वहितैषी प्राणी है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शून्य योग के खेल पर काम करता है, या तो हारता है या तो जीतता है, जहाँ पे एक हारता है और दूसरा जीतता है। यहाँ पे शून्य योग का मतलब है एक का हारना और दूसरे का जीतना, या फिर दूसरे का हारना और एक का जीतना। उदारवादी दृष्टिकोण ने यथार्थवादी सिद्धांत की अवहेलना की और बिल्कुल इसका उल्टा बताया, यानी कि मानव व्यवहार सहयोगपूर्ण है, यानी कि मानव की एक पॉजिटिव इमेज दिखाई, ना कि निराशावादी एक हेल्पिंग इमेज दिखाई। उदारवादियों ने मनुष्य की उसके अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम समझ सकते हैं। इसलिए देश व्यापार के अन्योन्याश्रित है और जलवायु परिवर्तन, नशीले पदार्थों के व्यापार,
पायारेशी और आर्थिक विकास जैसे राजनीतिक मुद्दों पर समाधान हेतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसा उदारवादियों का मानना है। इसके अलावा हमने पढ़ा मार्क्सवादियों के सिद्धांत, जहाँ पे मार्क्सवादियों ने इन सिद्धांतों की आलोचना की और कहा कि पूंजीवाद में शोषण और वर्ग संघर्ष पर प्रकाश डालते हैं, जहाँ पे आईआर का विचार करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विचार करते हैं, और गरीबों, हाशियों और शोषितों का दृष्टिकोण है, जिसमें इनके गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष होता है, ऐसा दृष्टिकोण है मार्क्सवादी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समझ को समृद्ध करने के लिए नए सिद्धांत में हरित राजनीति भी शामिल है, जहाँ पे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संघर्ष के मुद्दे सामने आए। इसके अलावा नारीवाद सिद्धांत जाना हमने, जहाँ पे नारियों के मुद्दों को, महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और समानता दिलाने के लिए नारीवादियों ने प्रयास किए। इसके अलावा उत्तर संरचनावाद विनिर्माण में सहायता करता है और विचारों में विविधता को बढ़ावा देता है, ऐसा हमने पढ़ा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो हमने जाना वो था उत्तर उपनिवेशवाद, जो पूर्वी मूल्यों को प्रभावित करके पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए विचारों और संस्कृति को, आधिपत्य को उजागर करता है, यानी कि पश्चिमी देशों की संस्कृति जो दूसरे देशों में आज भी चल रही है उसको उजागर करता है, ये हमने जाना। तो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट इकाई इस बुक की, जो कि हमने अच्छे से पढ़ ली है। तो गाइस इस बुक की नेक्स्ट यूनिट को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी वीडियो चैनल पर आएगी। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ गाइज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।